हाय एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट। जैसे कि आपको पता है कि हम क्लास 12 की जो एनसीईआरटी है ज्योग्राफी की, उसे कवर कर रहे हैं। एंड इस बुक का नेम है फंडामेंटल ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। ओके, तो जैसे कि आपको पता ही है कि हम इस बुक को, जैसे कि हमने स्टार्ट किया था, ह्यूमन ज्योग्राफी जो है वो किस तरह से सब डिसिप्लिन बनी थी मेन ह्यूमन ज्योग्राफी का, वो चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की थी। देन उसके बाद में जो है वो यह डिस्कस इसकी जो है एक तरह से डेफिनेशन क्या होती है उसके बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। उसके बाद में जो है हमने एक ह्यूमन बीइंग जो होता है उसकी एक्टिविटीज जो होती हैं, प्राइमरी एक्टिविटीज होती हैं, उनके बारे में जो है डिस्कस किया था। देन देयर इज अ सेकेंडरी एक्टिविटीज। ओके, तो ये वो एक्टिविटीज होती है जिनके थ्रू किसी कंट्री के जो लोग होते हैं वो यहाँ पे अपना जो है अर्निंग करते हैं। देन उसके बाद में जो है टर्शरी एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो इन तीनों ही एक्टिविटीज के बारे में बहुत ही डिटेल वे से हमने यहाँ पे कवर किया था, जो कि आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप स्पेशली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो उसके बाद में अगर हम बात करें तो अभी हमने जो है 8 चैप्टर को स्टार्ट किया था, जिसमें वी वर डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ओके, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे। लाइक हमने जो है रोड नेटवर्क के बारे में डिस्कस किया था। देन वी हैड डिस्कस अबाउट द रेलवे नेटवर्क ऑल्सो। ओके, तो बहुत ही डिटेल वे में जो है इन चीजों को भी हमने यहाँ पे देखा था कि भारत में जो है किस तरह से जो है रोड नेटवर्क बना हुआ है, मेटल रोड है, नॉन मेटल रोड है। कई जगह पे तो हमें जो है कच्ची रोड भी अभी देखने को मिलती है, जो दूर यहाँ पे जो गांव होते हैं, जो रिमोट एरियाज होते हैं। उसके बाद में रेलवेज के बारे में भी हमने यहाँ पे देखा था कि किस तरह से ऑल ओवर दी वर्ल्ड जो रेलवेज है वो यहाँ पे डेवलप हुई हैं। तो इसी चैप्टर को, 8 चैप्टर को जो है आज हम यहाँ पे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो रेलवे वाला जो टॉपिक है उसे ही जो है हम अभी आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके, तो उसमें अभी हम बात करेंगे अबाउट द ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में। ठीक है, तो ये क्या होता है, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज जो होती हैं, इसके नेम से ही हमें पता चल रहा है कि कॉन्टिनेंट्स, तो हमारे पूरे वर्ल्ड में कितने कॉन्टिनेंट्स है आपके, 7 कॉन्टिनेंट्स है। कौन कौन से हैं, जैसे कि एशिया हो गया आपका, ठीक है, यूरोप हो गया आपका। तो उसके बाद में अगर आप बात करें यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया। तो इस तरह से जो है ये सारे कॉन्टिनेंट्स हैं। तो एक कॉन्टिनेंट से जो दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जो रेलवेज चलती हैं, जैसे एशिया से यूरोप की तरफ अगर हम बात कर ले, ऐसा होता नहीं है, जस्ट एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, या फिर एशिया से अफ्रीका की तरफ अगर हम यहाँ पे बात कर ले, तो एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट्स में जो यहाँ पे रेलवेज चलती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज बोलते हैं। तो इट लिंक इट्स टू एंड्स, दो एंड्स को जो है ये साथ में जोड़ती हैं। ठीक है, तो इसे क्यों बनाया गया था, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीजंस जो होते हैं उन्हें यहाँ पे एक तरह से फैसिलिटेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए बनाया गया था। एंड जो लॉन्ग रन होते हैं, हमें जो लंबी मतलब यात्राएं होती हैं, उन्हें थोड़ा सा अच्छा बनाने के लिए जो है इसे किया था। ठीक है, तो फॉलोइंग आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ दीज, तो इनके बारे में देखते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले इसमें आ जाती है आपकी ट्रांस साइबेरियन रेलवे। ठीक है, तो ये मेजर रेल राउट है, कहाँ पे, रशिया से जो है स्टार्ट होता है। एंड इट रन्स फ्रॉम दी सेंट पीटर्सबर्ग से जो है ये स्टार्ट होता है, व्लादिवोस्तोक जाता है पैसिफिक कोस्ट में। एंड फिर उसके बाद में मॉस्को, नोवोबिस्क, इर्कुत्स्क, चीता या फिर खबारोव जो एरियाज है, राइट, वहां तक जो है ये जाता है। ठीक है, तो ये एशिया का, इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट राउट है यहाँ पे एशिया में। एंड सबसे लंबा भी है, 9332 किलोमीटर है, डबल ट्रैक्ड है एंड इलेक्ट्रीफाइड है ये। ओके, एंड इवन इसकी वजह से क्या हुआ है कि जो एशियन रीजन है वो वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स में जो है ना, उसके लिए यहाँ पे बहुत हमें ओपनिंग देखने को मिली है। एशिया का जो रीजन है वो ओपन हो चुका है वेस्ट यूरोपियन मार्केट्स में भी। ठीक है, तो ये यूराल माउंटेन से होके जाता है एंड येनसाई रिवर्स जो है वहां से होके ये जाता है। तो एक तरह से बहुत दूर के जो सेंटर्स है उन्हें ये कनेक्ट कर रहा है। ओके, सो देर आर कनेक्टिंग लिंक्स टू द साउथ, नेमली टू दी ओडेसा, यूक्रेन की तरफ भी जाता है, उज्बेकिस्तान के जो एरियाज है वहां तक पहुंचता है, मंगोलिया तक पहुंचता है, एंड इवन मुकदीन तक ये पहुंचता है, एंड इवन चाइना में बीजिंग तक ये जाता है। ओके, तो इतने सारे राउट्स को ये कवर करता है। देन नेक्स्ट है हमारे पास सेकंड वाला, तो ये है ट्रांस कैनेडियन रेलवेज। ओके, तो ये 7050 किलोमीटर लंबा रेल लाइन है ये कनाडा का। तो ये हैलिफैक्स से स्टार्ट होता है, वैंकूवर तक जाता है ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो ये कौन कौन सी एरियाज को कवर करता है, मॉन्ट्रियल को, ओटावा, विनीपेग एंड कैलगरी को। तो इसे 1886 में बनाया गया था एंड एक तरह से ये एग्रीमेंट था
तो ये ब्रिटिश कोलंबिया ऑन द वेस्ट कोस्ट ज्वाइन द फेडरेशन ऑफ स्टेट, जब जो है कनाडा की जो स्टेट्स हैं उन्हें ये जब इसने ब्रिटिश कोलंबिया ने ज्वाइन किया था उस समय में इसे बनाया गया था। तो बाद में इसकी जो इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस थी वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि ये जो है क्यूबिक मॉन्ट्रियल इंडस्ट्रियल रीजन जो है उसे ये कनेक्ट करता है विद द वीट बेल्ट, राइट। जो वीट बेल्ट, आई मीन यहाँ पे जो है वीट की खेती बहुत ज्यादा की जाती है पेरी रीजन में, तो वहां से फिर वही चीज होगी ना, इसकी इकोनॉमिक अगर हम बात करें सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि जो है वहां से हो सकता है कि ये ट्रांसपोर्ट करते हो, ठीक है, वीट को ट्रांसपोर्ट करते हो एक जगह से दूसरी जगह पे, तो उसकी वजह से जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब क्या है, दस ईच ऑफ दीज रीजन्स बिकेम कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर, तो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हो गई है। तो एक लूप लाइन है यहाँ पे विनीपेग टू थंडर बे, वो जो है इस रेल लाइन को भी कनेक्ट कर दी है विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाटर वेज, ओके। तो एक लूप यहाँ पे इन्होंने बनाया हुआ है, लूप लाइन बनाई हुई है जो रेलवे से आपको वाटरवेज के साथ कनेक्ट करती है, ओके। तो इसको जो है इकोनॉमिक आर्टरी बोला जाता है कनाडा की, जैसे कि हमारी आर्टरी होती है ना, धड़कन होती है हमारे दिल के पास, जो हमारी नाड़ियां होती हैं उसे आर्टरी बोला जाता है, तो इसे भी जो है यहाँ पे इकोनॉमिक आर्टरी बोला जाता है कनाडा की, ठीक है। तो वीट एंड मीट जो है ये दो इंपॉर्टेंट एक्सपोर्ट है इस राउट के, वही चीज मैंने बोली, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है, यहाँ से जो है ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक्सपोर्ट किया जाता है इन चीजों का, वीट का एंड इवन मीट का। उसके बाद में तीसरा आता है आपके पास द यूनियन एंड द पैसिफिक रेलवे। तो ये न्यूयॉर्क को जो है, जो कि अटलांटिक कोस्ट पे है, उसे सैन फ्रांसिस्को से जो है कनेक्ट करता है ऑन द पैसिफिक कोस्ट। तो क्लीवलैंड, शिकागो, ओमाहा, इवांस, ऑगडेन एंड सैक्रामेंटो को जो है ये एक तरह से वहां से पास होके जाता है, ठीक है। तो मोस्ट वैल्यूएबल एक्सपोर्ट्स जो यहाँ पे इस राउट पे होते हैं वो है ओर्स, ग्रेन, पेपर, केमिकल्स एंड मशीनरी हो गया, ठीक है। देन उसके बाद में फोर्थ नंबर पे आपका आता है दी ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे। तो ये वेस्ट टू ईस्ट चलता है, साउदर्न पार्ट जो है यहाँ पे कॉन्टिनेंट का, राइट, पर्थ से, ठीक है, एंड ये सिडनी तक चलता है, एंड पासिंग थ्रू दी कॉलगुरली, ब्रोकन हिल एंड द पोस्ट ऑगस्टा जो है इन एरिया से ये चलता है, ठीक है। कहाँ से चलता है, ये पर्थ से स्टार्ट होता है ऑस्ट्रेलिया से, तो एक ही कॉन्टिनेंट है यहाँ पे, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहां से जो है ये पर्थ से सिडनी की तरफ जाएगा, ठीक है, पर्थ से जो है ये सिडनी की तरफ ये जाता है, तो इन एरियाज को जो है ये कवर करता है। तो अनदर मेजर नॉर्थ टू साउथ लाइन जो है वो एडिलेड एंड एलाइस को जो है कनेक्ट करती है, एंड इट टू बी ज्वाइंट फर्दर टू द डार्विन बिरदम लाइन, ठीक है। तो इन लाइंस को भी जो है ये साथ में कनेक्ट करती है। देन द फिफ्थ वन इज द ओरिएंट एक्सप्रेस, ओके। तो ये पेरिस में है, तो ये पेरिस से इस्तांबुल की तरफ चलती है, स्ट्रासबर्ग हो गया, म्यूनिख हो गया, वेना, बुडापेस्ट हो गया, बेलग्रेड हो गया, इन सभी एरियाज को ये कवर करती है, ठीक है। तो अब लंदन से इस्तांबुल की अगर हम जर्नी को देखें तो इस एक्सप्रेस से होती है, बट अभी जो है वो कम हो गई है, इसकी वजह से जो है इस ओरिएंट एक्सप्रेस की वजह से जो है वो अब कम हो गई है। अब जो है ये सिर्फ यहाँ पे 96 आवर्स लगते हैं, पहले 10 दिन लगा करते थे अगर सी राउट के थ्रू जाना हो तो, लंदन से इस्तांबुल। तो चीफ एक्सपोर्ट जो यहाँ पे होते, चीज हो गया, बैकबोन, ओट्स, वाइन, फ्रूट्स एंड मशीनरी हो गया, तो ये जो है क्या है, ये सारे जो है बच्चे इसके एक्सपोर्ट्स हैं, यहाँ से जो ये चीजें हैं वो सारी ही एक्सपोर्ट होती हैं, ओके। तो अभी प्रपोजल भी है कि ट्रांस एशियाटिक रेलवे भी यहाँ पे बनाया जाएगा, जो कि इस्तांबुल को जो है बैंकॉक के साथ कनेक्ट करेगा वाया दी ईरान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश एंड म्यांमार, ओके। तो उसके बाद में अभी नेक्स्ट टाइप हमारे पास आती है, अभी हमने रेलवे के बारे में डिस्कस किया, रोड के बारे में डिस्कस किया, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो वन ऑफ द ग्रेट एडवांटेजेस ऑफ द वाटर ट्रांसपोर्टेशन इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर रूट कंस्ट्रक्शन। तो इसमें क्या होता है कि रूट हमें नहीं बनाना पड़ता है, जैसे अगर हम रोड की बात करें, अगर रोड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो हमें जो है रोड्स बनानी पड़ेंगी, कई तरह की रोड्स बनानी पड़ती है, मेटल्ड रोड्स होती हैं, उसके बाद में नॉन मेटल्ड रोड्स होती हैं, तो वो हो गया। उसके बाद में अगर हम रेलवे की बात करें, ठीक है, अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में भी जो है हमें रेलवे लाइंस जो होती हैं वो यहाँ पे बिछानी पड़ती हैं, अगर उसे जो है आगे हमें चलाना है तो। बट वाटर ट्रांसपोर्ट जो है उसका ये फायदा रहता है कि उसके लिए हमें राउट को कंस्ट्रक्ट नहीं करना है, जो ओशंस है उसी में हम अपनी शिप्स को उतार लेंगे, बस जो है जो ओशंस है वो लिंक्ड है एक दूसरे के साथ, एंड ये नेगोशिएबल है, इसे हम नेगोशिएट कर सकते हैं डिफरेंट साइजेस की शिप्स के साथ, ठीक है। अभी बस किस चीज की जरूरत होती है, पोर्ट जो होते हैं वो हमें यहाँ पे बनाने पड़ते हैं किनारों के पास, एट द टू एंड्स, ओके, जहां से हमें चलना होता है यहाँ तक हमें
है, तो ये बहुत ही सस्ता है। एंड इवन जो फ्रिक्शन है वाटर का वो भी फार लेस है देन द लैंड। एंड जो एनर्जी कॉस्ट है वाटर ट्रांसपोर्टेशन की वो भी बहुत ही कम है। ओके, तो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है उसे हम जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होते हैं सी राउट्स, जो कि यहाँ पे इंटरनेशनल, अगर हम बात करें इंटरनेशनल राउट्स जो होते हैं उन्हें कवर करता है। एक होता है इनलैंड, जो कि जो है नेशनल राउट्स होते हैं उन्हें यहाँ पे कवर करता है। ओके, दो तरह के होते हैं, उनके बारे में देखते हैं। पहले सी राउट्स की अगर हम बात करें तो जो ओशंस होते हैं ये बहुत ही स्मूथ हाईवे ट्रांसफरेबल जो है एक तरह से बहुत ही ऑफर करता है। जितनी भी डायरेक्शंस हैं कोई मेंटेनेंस कॉस्ट की जरूरत नहीं होती है। एंड एक राउट वे यहाँ पे अगर बनाना है तो इसमें क्या होता है, सी गोइंग वेसल्स जो होती है वो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ती है। तो बस इसी की जो है हमें एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट जो है वो करनी होती है। तो कंपेयर टू द लैंड एंड एयर, ओशन ट्रांसपोर्ट जो है ये बहुत ही सस्ता है। एंड जो कि यहाँ पे लोड को कैरी करता है, बल्कि मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाता है, एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में वो लेके जाता है। जो मॉडर्न पैसेंजर शिप्स हैं या फिर जो कार्गो शिप्स हैं उनमें जो है भी रडार भी लगा दिए गए हैं। वायरलेस एंड अदर नेविगेशन जो चीजें होती हैं जो कि रास्तों को दिखाती हैं वो भी लगा दी गई हैं, सो डैट कि यहाँ पे राउट जो है वो लोगों के लिए अच्छा रहे। तो इसमें जो है रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स भी लगा दिए गए हैं। जैसे कि कई चीजें ऐसी होती हैं कि सपोज एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में जाना है, टाइम तो लगेगा ही, तो वो एक दिन के बाद में खराब हो जाती है जो पेरिशेबल चीजें हैं, तो उन्हें हमें फ्रिज में रखना पड़ता है। तो उसके लिए फिर अभी रेफ्रिजरेटेड चैम्बर्स जो है वो भी इन शिप्स में बना दिए गए हैं। ठीक है, तो डैट के जो है कार्गो ट्रांसपोर्ट जो है उसमें इंप्रूवमेंट हो सके। उसके बाद में कंटेनर्स का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से बड़ी चीजें जो है उसे हैंडल करना बहुत ही ईजी हो चुका है। ओके, so that's all for the day and we will continue with the same chapter in our next video। and आगे हम waterways के बारे में और भी अच्छे से डिटेल वे में डिस्कस करेंगे। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।